बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में जैसा कि हमने पहले भी 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि हमारा मकसद ये है कि इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जाए और उन लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या कहीं इंटरव्यू देना है या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होना है या ऐसे राइटिंग में जो कि अक्सर होता है कि इकोनॉमिक्स के इश्यूज आते हैं लिखने के लिए, उसके लिए हमने तैयार करना है। तो पिछली 2 वीडियोस में मैंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, जर्नल और फिर ये बताया कि आखिर इकोनॉमिक्स की साइंस को समझना क्यों ज़रूरी है। ये हमने डिस्कस किया। तो प्रॉमिस के मुताबिक हम इस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे जो हमारा एक्चुअल डाटा है, जो हमने जो मेजर इश्यूज इकोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं या रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं मीडिया पे या पढ़ते हैं अखबारों में, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना है हमने कि हमारा रियल डाटा उसके बारे में क्या कहता है, ताकि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो इतने मुश्किल-मुश्किल नाम हैं, ये हमें क्या शो करते हैं। तो लिहाज़ा प्रॉमिस के मुताबिक मैं आपके साथ रियल डाटा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो इंडिकेटर्स हम शेयर करेंगे आज, वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी या इसको ये देयर इज़ स्पेलिंग मिस्टेक रियल जीडीपी। इसी तरह जीडीपी की वैल्यू यूएस डॉलर में और पर कैपिटा जीडीपी इन यूएस डॉलर। अच्छा, जीडीपी की डिटेल लेक्चर तो एक वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी को समझाने के लिए कि जीडीपी क्या चीज़ है और इसके बारे में जो हम डेली सुनते हैं, असल में जैसे मैं अगर 4 घंटे काम करता हूँ और 4 घंटे की जो मेरी मजदूरी का मुआवजा है वो कितना है। इसी तरह डॉक्टर हजरात जो हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, इसी तरह बहुत सारे जो फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो उन वो जितनी जितनी अपनी एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, जो अपनी खिदमात पेश करते हैं या कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बना के बेचते हैं, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू लगती है, मिसाल के तौर पर अगर एक छाबड़ी वाला जो है वो फ्रूट या सब्जी या जो भी चीज़ें बेचता है, तो उसका जो चीज़ें उसने बेची और उसकी टोटल जो वर्थ बनी शाम तक वो कितनी, इसी तरह हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू या वर्थ बनती है वो कितनी है। जिस तरह मैंने बताया कि एक डॉक्टर अगर 2 घंटे बैठता है, तो 2 घंटे में जो अपनी खिदमात वो देता है, उसको जो मुआवज़ा मिलता है, उसको हम जीडीपी कहेंगे, उसको जीडीपी का हिस्सा कहेंगे। तो इसी तरह जो हम एग्रीगेट करते हैं पूरी इकोनॉमी के आउटपुट को, आउटपुट क्या है? जो खिदमात आप पेश करते हैं, उसके बदले में जो सैटिस्फैक्शन होती है, या आउटपुट इसको भी कहते हैं, मिसाल के तौर पे कारपेंटर जो है, अगर वो लकड़ी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, तो ये उसका आउटपुट है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल या बाकी चीज़ें हम लेकर के मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं डेली लाइफ में, तो उसको आउटपुट कहा जाता है। जैसे गाड़ी जो है एक आउटपुट है, इसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? स्टील, रबर और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होके जो गाड़ी आखिर में बनी है, इसको आउटपुट कहते हैं। अब इस आउटपुट की मार्केट वैल्यू कितनी है? तो 1 साल के दौरान एक मुल्क के अंदर, बाउंड्रीज़ के अंदर, जितनी अशिया, जितनी खिदमात का जो मार्केट मुआवज़ा बनता है, जो मार्केट वैल्यू बनती है, उसको जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो तफ़सीलात हैं, वो तो एक अलहदा वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊँगा, ताकि जीडीपी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके साथ एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझाया जा सके कि इसकी कैलकुलेशन करते कैसे हैं। और जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी असल में वो आउटपुट है, टोटल नेट आउटपुट को हम रियल जीडीपी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने पिछले साल कोई 16 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस की और इस साल हमने 8 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस की, तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो रियल जीडीपी अगर हम कॉटन की टर्म्स में मेजर करें,
तो रियल टर्म्स में हमारा आउटपुट कम हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि इस साल हमारी रियल जीडीपी कम हुई है। अगरचे अगर हम सिंपल यानी करंट जीडीपी की अगर हम उसकी वैल्यू निकालें, जीडीपी मेजर करना चाहें तो सिर्फ ये जो 8 मिलियन बेल्स कॉटन इस दफा हमने प्रोड्यूस की है, अगर इसकी मार्केट वैल्यू पिछले साल की 16 मिलियन बेल्स कॉटन से भी ज्यादा हो, तो हमें ऐसे लगेगा कि हम तरक्की कर गए हैं और जीडीपी हमारी बढ़ गई है। इसकी कम्प्लीकेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी प्रॉमिस के मुताबिक कि ये डाटा क्या शो कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या रही है और इसको समझना क्यों जरूरी है, इसको क्रिटिकली आपने सोचना है, देखना है और मेरी बातों को गौर से सुनना है। ये रियल डाटा है जो मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेशनल सोर्सेज से। ये मैंने आईएमएफ की वेबसाइट से ये डाटा डाउनलोड किया है, जो कि 1980 से लेकर 2021 तक। तो 2021 का जो हमारा डाटा है वो मुकम्मल नहीं है, वो ज़ाहिर है प्रोविजनल फिगर होंगी क्योंकि 2021 अभी चल रहा है और बहुत सारे केसेस में जो डाटा है 2020 का भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मसलन वर्ल्ड बैंक के पास अभी ये डाटा अपलोड नहीं हुआ। तो आईएमएफ क्योंकि उससे पहले ये डाटा इकट्ठा करता है, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारी डायरेक्ट डीलिंग रहती है कर्जों कर्जों के मामले में। तो आईएमएफ के पास ये डाटा क्वार्टरली ये पहुंच जाता है और वो फिर इसको एनुअल में कन्वर्ट कर देता है। तो जरा देखिए, हम इसकी तरफ जाते हैं कि ये अगर हम 2000 1980 से लेकर अगर हम जाएं 2021 तक, जो कि तकरीबन कोई 42 साल बनते हैं, इन 42 साल में जो हमारी जो रियल जीडीपी पाकिस्तानी रुपीस में बन रही है वो तकरीबन कोई 12, ये जो है रियल जीडीपी जो हमारी है ये 12,719 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस बन रही है। तो ये 100 अगर हम इसको यूएस डॉलर में ले तो यूएस डॉलर में जो लेटेस्ट फिगर है वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हम अपने यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 262 बिलियन यूएस डॉलर, ये हमारी जो टोटल इकोनॉमी का साइज है, जो जीडीपी का साइज है, यानी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने जितनी गुड्स सर्विसेज, जितनी अशिया, जितनी खिदमात जिनकी मार्केट वर्थ अगर हम यूएस डॉलर में या इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 262 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। और 2019 में ये 276 बिलियन यूएस डॉलर थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ओवर द इयर्स जो हमारी जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की, वो बदकिस्मती से कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही। इसी तरह 2018 में देखें तो ये 313 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अगर हम रियल जीडीपी को या जीडीपी या अपने गुड्स और सर्विसेज की जो वर्थ है इन इंटरनेशनल करेंसी, अगर हम उसको 2018 से ऑनवर्ड देखें तो 2018 में ये 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी, जो अगले साल बहुत कम होके 276 बिलियन डॉलर रह गई और उससे अगले साल यानी 2020 में ये मजीद कम हो गए 262 बिलियन यूएस डॉलर रह गई। तो इसी तरह मैं इसको आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा कि अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें, लेकिन उससे पहले हम कुछ और फिगर्स भी देखना चाहेंगे। जैसे ये जीडीपी यूएस डॉलर है। एक और जो फिगर कोट होता है वो है पर कैपिटा जीडीपी इन यूएस डॉलर। ये भी इंटरनेशनल करेंसीज में आमतौर पे कंपेयर होता है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जीडीपी जो यूएस डॉलर में है 1980 में ये सिर्फ 30 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि माशाल्लाह से बढ़ते बढ़ते ये काफी ज्यादा हुई और ये हमारी मैक्सिमम जो फिगर अभी तक जो हमें नजर आ रहा है वो 313 बिलियन यूएस डॉलर थी 2018 में। आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में 2018 में गवर्नमेंट चेंज हुई, तो फिर जब भी ये परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाएगा तो इसी हिसाब से किया जाएगा। तो अभी क्योंकि 2 साल का डाटा हमारे पास मौजूद है, 2019, 20 और 21 अभी चल रहा है, तो इन 3 सालों में अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का हम जायजा लें तो वो कोई इतना अच्छा हमें नजर नहीं आता। आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं?
कि ये जो कुछ जीडीपी यानी टोटल आउटपुट, जो टोटल आपकी खिदमत, आपके आउटपुट यानी सब्जियां, फल, सुई, धागा, गाड़ियां, टायर, इसी तरह फसलें, उनकी कीमतें, डॉक्टर्स की खिदमत की जो कीमत है, इसी तरह जो टीचर्स की खिदमत की कीमत है, इसी तरह जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी खिदमत की कीमत, सारी वैल्यू मिला के जो कुछ जो नंबर बनता है, अगर हम उसको अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो इसको कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी, यानी पर हेड आप कह लें। जैसे किसी घर में अगरचे एक फर्द कमा रहा हो और उसकी आमदनी हो 2 लाख रुपए, तो अगर उसके मेंबर्स फर्ज करें उसके घर में इन 2 लाख के अगेंस्ट जो खाने वाले अफराद टोटल हैं वो 4 हैं, तो हम कहेंगे कि इस घर की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 यानी तकरीबन कोई 50,000 रुपया पर हेड बनती है, तो इसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अब दोस्तों जो समझने की जरूरत है वो बहुत अहम है कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये इशू क्यों है। इशू बिल्कुल है इसलिए कि जिस घर की मैंने मिसाल दी है, इसमें एक आदमी यानी घर का जो सरबराह है वो 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन जो पर हेड इनकम हमने निकाली है 4 लोगों को डिवाइड करके निकाली है, उन 4 में से 3 तो बिल्कुल कमा ही नहीं रहे, तो ऐसे लगेगा जैसे 50,000 पर हेड आ रहा है तो ये सारे लोग ही कमा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये एक मिसलीडिंग फिगर होता है। लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के लिए ये फिगर यूज होता है। तो अगर हम मौजूदा फिगर देखें तो हमारी जो 2018 में पर कैपिटा इनकम थी वो 1557 यानी 1557, राउंड ऑफ करके आप समझ लें कि 1558 डॉलर थी, और ये कम होके 2019 में 1348 मिलियन डॉलर, 1348 डॉलर, यूएस डॉलर, और फिर मजीद कम हो गए 2020 में ये 1260 डॉलर रह गई। याद रखें इसमें मेरी तरफ से इस नंबर में कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल सोर्सेज का डाटा है। अगर किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमारा उससे कोई, हमने एनालिसिस करना है इकोनॉमिक्स में जो मेजर जो फोकस होता है वो प्रोफेशनल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। इसी तरह आगे मेरे पास एक और जो नंबर है वो है इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी जितना यहाँ पे कैपिटल लगाया है, जितना इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में 4 कुर्सियां हैं और आपने एक साल में 2 और चेयर्स का बना के रखने का इजाफा किया है, तो ये आपका जो 2 मजीद चेयर्स ऐड हुई हैं, तो इसको हम कहेंगे एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, और इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में 4 इंडस्ट्रीज पहले से काम कर रही थी, 2 और इंडस्ट्रीज ऐड हुई, तो जो कैपिटल का इजाफा हुआ है 2 इंडस्ट्रीज की शक्ल में, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे या एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैसे तो फिर डिटेल आगे आएगी, तो फिर हम बताएंगे कि इसमें डेप्रिसिएशन, वियर टियर और सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी समझने के लिए कि जीडीपी को याद रखें, हम एक बेस के तौर पर लेते हैं और हर चीज उसके परसेंटेज के लिहाज से कैलकुलेट होती है। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसी तरह जो है इंपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट्स एज परसेंट ऑफ जीडीपी वगैरह, ये सारी चीजें। इसी तरह डेट टू जीडीपी रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि ये यहाँ पे कॉलम जे में मैंने दिखाया है, ये डेट टू जीडीपी रेशो है। तो ये भी टोटल कर्जा और उसको डिवाइड करते हैं कि टोटल आपकी जो जीडीपी है, पूरे मुल्क की जो इनकम है, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वर्थ, तो इस रेशो को भी हम रिपोर्ट करते हैं। ये भी एक इशू के तौर पर इसको भी समझा जाता है कि ये कम या ज्यादा हो तो इसके क्या मसले मसाइल होते हैं, इसकी भी तफसील हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो देखें जरा, इन्वेस्टमेंट में कोई इजाफा हुआ है हमारे, ये 1980 में ये 20% ऑफ जीडीपी था, फिर ये कम हुआ, कम होते होते फिर बढ़ा ये 20% 1992 93 में, उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हुआ, फिर ये कम होते होते फिर ये एक दफा 2006 में इसमें इजाफा हुआ, तकरीबन फिर भी 20 तक नहीं गया, 20% ऑफ जीडीपी तक फिर भी नहीं गया। तो ये एक बदकिस्मती होती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर
इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम ना बढ़ रहा हो, बल्कि उल्टा वो कम होना शुरू हो जाए। कम होने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है, जितनी मशीनें जितने इंडस्ट्री काम कर रही है, तो वो अगर वो डेप्रिशिएट हो रही है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं आ रही हमारे बिजनेसेस के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी सूरत हाल ये है कि ये पिछले 3 सालों से तकरीबन एक ही फिगर के अराउंड है, यानी 15%, और 2018 में जबकि ये 17% थी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये पिछले 4 साल के दौरान तकरीबन कम हुई है, या कम होके एक खास लेवल के अराउंड, यानी 15% ऑफ जीडीपी के अराउंड रही है। इसी तरह आप देखिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है। इन्फ्लेशन इस वक्त 1980 में ये 15% था, फिर ये 10%, फिर ये कम होते होते 10% तक, फिर ये एक दफा फिर 10% तक गया 1988 में, और फिर ये एक दफा ये 14% तक फिर गया, ये 1992 या 1992 जब हमने वर्ल्ड कप भी जीता था। तो उसके बाद फिर ये इन्फ्लेशन डबल डिजिट में ही रहा, फिर ये सिंगल डिजिट में आया 1998 में, 99 में तो ये 3.6% तक गया, जो कि एक मेरा ख्याल है कम तरीन सतह थी। जरा आगे देखते हैं, नहीं, कम तरीन सतह 2001 में भी 2.5% तक, फिर इससे भी मजीद कम गया इन्फ्लेशन 2003 में 1.9% तक। तो इसी तरह जब फिर ये 21% 2008 में, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फिगर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। फिर ये 10% एकदम कम हुआ, कंट्रोल कर लिया। तो आखिर ये क्या क्या वजूहात हैं, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, इसकी क्या रीजंस होती हैं। फिर अगर हम जो हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, उसका जब ये 2018 में आए, तो उस वक्त उससे एक साल पहले इन्फ्लेशन था 3.9%, 2018 में ये 5.2% था, और फिर ये 8%, और फिर ये उसके बाद कभी ये नीचे नहीं आया, बल्कि ये ऊपर गया है। याद रखें, ये जो इन्फ्लेशन फिगर है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फिगर है, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा कमोडिटीज होती हैं, इसलिए ये मॉडरेट फिगर समझा जाता है। तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि इसी तरह इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के, जैसे फूड इन्फ्लेशन हम फूड की प्राइसेस की बेस पे करते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो सेंसिटिव कमोडिटीज जो आमतौर पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, मार्केट सेंसिटिविटी, उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह आ जाए कि पाकिस्तान ने 1980 से लेकर 2020-21 तक क्या खोया क्या पाया फॉरेन ट्रेड के सेक्टर में। आप देखें कि ये जो ये है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इन परसेंट चेंज, यानी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो परसेंट चेंज आई है, इसमें जो पॉजिटिव साइन है वो बताएगा कि इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, और जो नेगेटिव साइन है वो बताएगा कि हमारी इंपोर्ट्स परसेंट में कम हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा जो कर्सर है 1.75 पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1979-80 के दौरान जो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें 1.75% का इजाफा हुआ है, फीसद का इजाफा हुआ है। लेकिन 1981 में ये 8.6% कम हो गई, फिर ये बढ़ी पॉजिटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर, और फिर ये इसी तरह फिर ये एक साल ऐसा हुआ कि इंपोर्ट्स फिर कम हुई 1986 में। परसेंट चेंज जो है नेगेटिव परसेंट है, तो इसका मतलब है हमारी हमारी इंपोर्ट्स उन सालों में कम हुई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये देखिए, ये 18% एक बहुत बड़ा फिगर है। 1996 में इंपोर्ट्स में खासा इजाफा हुआ। अब इसमें क्या शामिल है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, उनको हमें देखने की जरूरत है। लेकिन हमें 2005 में एक बहुत ही बड़ा नंबर नजर आ रहा है, 30.92, यानी तकरीबन 31% हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट्स को देखें, वो 12% ही है। तो ये जो परसेंट ग्रोथ है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, अगर इसमें बैलेंस नहीं होता, तो या तो आपका ट्रेड सरप्लस समझा जाता है या ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हाई रेट से बढ़ रही हो और एक्सपोर्ट्स उससे कम रेट पे बढ़ रही हो। लेकिन दोनों का बढ़ना एक नेचुरल फिनोमिना है, उसकी कई वजूहात हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेन वजह यही होती है कि जब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही हो, नंबर टू, जब लोगों की आमदन ज्यादा हो, बढ़ रही हो, तो वो ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स की तरफ भी माइल होते हैं, इसलिए इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो आगे चलते हैं। आप देखें कि ज्यादातर हमें ये नजर आ रहा है कि इंपोर्ट्स का फिगर जो है, इंपोर्ट्स का जो परसेंट चेंज फिगर है, वो एक्सपोर्ट्स के परसेंट चेंज फिगर से कहीं ज्यादा है।
अब आप ये देखें, जो आखिरी 3 सालों में जो हमारे पास फिगर है 2021 को हम अभी एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पिछले क्वार्टर का एक फिगर होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि पूरा साल तो अभी नहीं गुजरा। तो इसलिए इंटरनेशनल सोर्सेज पे जो फिगर है ये सिर्फ क्वार्टरली फिगर है। अच्छा, अब अगर हम इसको 2018 में देखें तो परसेंट चेंज इन इंपोर्ट्स वो 15 से कम होके 8.8 तक आई। लेकिन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट्स में खासा इजाफा हुआ। 15% इंडिकेट कर रहा है कि इंपोर्ट्स में खासा इजाफा हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट्स में आप देखें इजाफा जो है बहुत मामूली 1% से भी कम हुआ। तो यही वजह है कि जब जो कैपिटल अकाउंट, ये जो मेरा लास्ट फिगर है कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ये माइनस में है। उसकी वजह यही है कि हमारी ये इसको करंट अकाउंट बैलेंस हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंस की भी तफसीलात हम पढ़ेंगे, तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं जानने के लिए कि आखिर इनकी क्या वजूहात हैं और उनके पीछे क्या पॉलिसीज होती हैं और क्या हमारी कमजोरियां हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये फिगर जो है ये बोलते हैं, खुद बोलते हैं, ये बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। तो ये मेजर इंडिकेटर्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हीं फिगर्स की तरफ, आगे पॉलिसीज की तरफ, इनके एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो आप देखें कि 2020 में इंपोर्ट्स में हम जो परसेंट चेंज है वो इंतहाई कम है। तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स में जब चेंज कम आई है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पिछले साल के मुकाबले में कम इंपोर्ट्स की। इसी तरह यहाँ 2019 में 2018 के मुकाबले में कम इंपोर्ट्स की। इसी तरह जबकि 2021 में अभी तक का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि सॉरी हमारी सॉरी मैं गलत कॉलम में था, ये इंपोर्ट्स वाला कॉलम है। तो हमारी 2019 में हमने कोई 10% इंपोर्ट्स अपनी कम कर दी हैं और 2020 में तकरीबन कोई 13% हमारी इंपोर्ट्स कम हुई। जबकि 2021 में अभी तक की जो फिगर है क्वार्टरली, वो हमने कोई तकरीबन 6.25 6.5% हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जबकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा सिर्फ 3.7% है। इसलिए ये जो डेफिसिट है करंट अकाउंट बैलेंस का, जो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी नेगेटिव में होगा। तो नेचुरली ये नेगेटिव उस वक्त होता है कि जब आपका ये इंपोर्ट फिगर एक्सपोर्ट फिगर से ज्यादा होता है, यानी कि आप जो सरमाया बाहर भेज रहे हैं, जो पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि बाहर से हम गुड्स मंगवा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें मंगवा रहे हैं, चॉकलेटें मंगवा रहे हैं, पेट्रोल मंगवा रहे हैं और बाकी चीजें, कॉस्मेटिक्स हमारी बाहर से बहुत सारी इंपोर्ट होती हैं, इवन चाय इंपोर्ट होती है। तो आप जस्ट नाम लें कौन सी चीज है जो बाहर से इंपोर्ट नहीं होती। तो जब भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। तो इसलिए जो पेमेंट्स हैं वो हमारी ज्यादा होती हैं। और रिसीट्स रिसीट्स क्या होती हैं, जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं तो आपको पैसा रिसीव हो रहा होता है। तो इसका परसेंट कम ही रहा है पाकिस्तान के केस में, अनफॉर्चुनेटली। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इंडिकेट कर रही हैं फिगर्स के हमें अपने ट्रेड में बैलेंस लाने के लिए अपनी एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ हम जॉब क्रिएट करें, लोगों की आमदन बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फास्ट हों। और वो क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं, वो आगे डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आगे मजीद देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 1983 से पहले का फिगर हमें नहीं मिल सका इंटरनेशनल सोर्सेज से। जो हमारे पास फिगर है 1983 में, वो 3.85% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि बढ़ा कुछ सालों में, ये जैसे 7% 8%, ये 2001-2 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। और अभी की सूरत हाल ये है कि हमने ये देखा कि अभी 5%, 4.5%, 4%, और 2018 में ये तकरीबन 5.5% था। तो ये आपके साथ इसी तरह कर्जे की बड़ी बात होती है, तो जरा कर्जे को भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल डेट। आप देखें ये फिगर एनए का मतलब है कि ये डाटा अवेलेबल नहीं है। तो 1993 से पहले तक का डाटा इंटरनेशनल सोर्सेज को नहीं दी गया। इसकी कई वजूहात होती हैं। आप सोचें क्रिटिकली कि आखिर ये कौन सा दौर था और क्यों नहीं इंटरनेशनल सोर्सेज को ये डाटा मिल सका, या उनके पास क्यों नहीं है डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है कि हम 70% या 71% से ज्यादा जो है हमारा डेट नहीं होना चाहिए, यानी 70 या 71% ऑफ जीडीपी का।
तो लेकिन आप देखेंगे 1994 में जबकि ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं थी, तब भी हमारा कोई 73% ऑफ जीडीपी हमारा डेट था। और ये फिर कम हुआ और फिर एकदम बढ़ा 75%, 76%, 81%, 2001 में ये 81% तक गया, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो आगे हम देखें तो ऐसा कोई फिगर हमें नहीं मिलता। हाँ, ये अब जो 2018 के बाद फिर एकदम ये बढ़ना शुरू हो गया है। यानी 2018 में ये 72% ऑफ जीडीपी था, अब ये 85%, 87%, 87 तकरीबन 88% ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत परेशानी की बात है। यानी अगर आप जितना पैदावार अपनी कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, यानी आपका पूरा मुल्क मिल के जितनी पैदावार कर रहा है, उसकी जितनी मार्केट वैल्यू बनती है, आपने उसका 87%, 88% जो है, वो कर्जा देना है। जो एक बहुत परेशानी वाली बात है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी की तनख्वाह एक ₹100 हो और उसमें से ₹87 उसने पिछला कर्जा वापस करना हो, तो ये बहुत परेशानी की बात होती है। यानी आपके पास सिर्फ 13% फिर बच जाता है, लेकिन ये सारा तो नहीं एकदम वापस करना होता, लेकिन बहरहाल ये एक बर्डन तो है, जो कि परेशानी वाली बात है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको इन फिगर्स की समझ आई होगी और यकीनन एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बढ़ती है कि आखिर ये फिगर्स हैं क्या, क्यों ये बढ़ते हैं, क्यों कम होते हैं, कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं और इनके असरात क्या होते हैं मईशत की तरक्की, और इसको हमें कैसे देखना चाहिए। तो ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए आपके साथ ये फिगर्स शेयर किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इनकी तफसीलात हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।